वीडियो जिस पर चर्चा हुई थी उसमें रहा हर्यक वंश और दूसरा वीडियो रहा शिशुनाग वंश। हर्यक वंश का जो काल रहा हर्यक वंश, जिसका शासनकाल 545 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है ना। और जिसके मुख्य शासक रहे बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदायन। इसके बाद में दो और आए, एक अनिरुद्ध आया, अनिरुद्ध, एक मंडक और अंतिम रहे नागदशक। जैसा कि हम पिछले वीडियो में इनके बारे में जान चुके हैं। एक बार फिर रिमाइंडर के तौर पर बता दे रहा हूँ कि जो हर्यक वंश है वो 545 बीसी से लेकर 412 बीसी तक चला और इसके बाद आया आपका शिशुनाग वंश। कौन आया भाई? शिशुनाग वंश, ठीक है ना। इसका जो शासनकाल रहा वो रहा 412 ईसा पूर्व से लेकर आपका 345 ईसा पूर्व तक। कब तक रहा? 412 ईसा पूर्व से लेकर 345 बीसी तक रहा। और इसके जो मुख्य शासक रहे वो रहे आपका, एक तो शिशुनाग और दूसरे रहे इसमें कालाशोक। कौन रहे? कालाशोक। तो इन्हीं दो शासकों का मुख्य रूप से इसमें योगदान रहा। लेकिन एक महाबोधि वंश है, एक रचना, उसके अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र रहे जिन्होंने अगले 22 सालों तक और राज्य किया। क्योंकि शिशुनाग थे उन्होंने 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक राज्य किया और जो कालाशोक थे उन्होंने 392 से 366 ईसा पूर्व तक राज्य किया। आज हम लोग चर्चा करेंगे नंद वंश के बारे में, क्योंकि नंद वंश 344 ईसा पूर्व के बाद में आया। 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक चला। अब ये समझ लीजिएगा कालाशोक 366 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ था और इसके बाद 22 वर्ष और गया, यानी कि 344 बीसी तक शिशुनाग वंश आया और इसके बाद शुरुआत हुई नंद वंश की। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे नंद वंश के बारे में। आइए जानते हैं नंद वंश के बारे में। सबसे पहली चीज, नंद वंश की जो शुरुआत हुई थी, नंद वंश की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व। क्योंकि आपको पता है कि 322 ईसा पूर्व के बाद में मौर्य वंश चालू हो जाता है, तो हल्की सी नज़र डालते हैं, एक सरसरी नज़र के साथ पढ़ते हैं नंद वंश। 344 ईसा पूर्व नंद वंश की शुरुआत हुई और 322 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। इसके प्रमुख शासक जो रहे हैं वो रहे हैं उग्रसेन। देखिए, पहले तो ये माना जाता है कि नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की है, तो सीधी सीधी बात है कि जो उग्रसेन नाम था वो महापद्म नंद का ही नाम है। इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज़्यादा कि महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। और इसमें तकरीबन आप ऐसे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, लगभग 9 शासक रहे, इसलिए इसका नाम नंद वंश पड़ा। और इसमें 2 ही शासक महत्वपूर्ण रहे, एक तो महापद्म नंद जिसने नंद वंश की स्थापना की और अंतिम शासक रहे धनानंद, जिनका कौटल्य के साथ में बहुत विरोध हुआ। आचार्य चाणक्य ने एक युवक जिसका नाम आपका था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर इसका अंत कराया और मौर्य वंश की स्थापना की। तो बहुत प्रतापी राजा हुए हैं इसमें। और इसमें पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योवी विशारक और दशसिद्धक, कैवर्त और अंतिम घनानंद हुए। इसके बाद में हम लोग नंद वंश के बाद में मौर्य वंश की स्थापना हुई। और नंद वंश के बारे में विशेष तौर पर ज़्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें 2 ही शासकों का उल्लेख है, एक महापद्म नंद और एक धनानंद। धनानंद सिकंदर का समकालीन था, इसी के शासनकाल के समय सिकंदर आ रहा था। इतना शक्तिशाली शासक था ये धनानंद कि उसके डर की वजह से सिकंदर आगे नहीं बढ़ा था। सबसे पहली चीज़, नंद शासक जो है मौर्य साम्राज्य के पूर्ववर्ती रहे। तो सीधी सीधी बात है कि 322 ईसा पूर्व से पहले नंद वंश था, तो पूर्ववर्ती हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्थानीय और जैन परंपरावादियों से पता चलता है, देखो स्थानीय और जैन, क्योंकि जैन परंपरा लास्ट में छोड़ के गया था शिशुनाग वंश में, जो कालाशोक वगैरह था, ये जैन परंपरा। और यहाँ पर लगभग ये बौद्ध और जैन परंपरा को ही मानने वाले लोग थे। तो इस वंश के संस्थापक को हम महापद्म नंद भी कहते हैं, इसको महापद्मपति या उग्रसेन भी कहा जाता है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुके हैं। इसमें एक चीज़ और है, इनको निम्न वंश का माना जाता था, शूद्र जाति का, ठीक है ना। इसके बाद में पुराणों में उन्हें सभी क्षत्रियों का संग्राहक बताया गया, यानी कि छत्र संग्राहक यानी संहारक ऐसा माना जाएगा, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला, कि सबसे ज़्यादा क्षत्रियों का ही नाश किया है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उन्होंने उत्तरी, पूर्वी और मध्य भारत स्थित इक्ष्वाक वंश, पांचाल, काशी, है, कलिंग, अस्मक, कौरव, मैथिल, शूरसेन
वितिहोत्र जैसे शासकों को हराया। यानी कि ये सब एक बड़े मजबूत साम्राज्य थे। श्वाक, पांचाल, काशी, है कलिंग। कलिंग को जीता और वहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया इन्होंने, ठीक है ना। तो वहाँ के जो अभिलेख हैं वहाँ से भी पता चलता है कि कलिंग पर इन्होंने अपना विजय पताका फहराया था। अस्मा, कौरव, मैथिल, सुसेन और वितिहोत्र जैसे शासकों को हराया। इसका उल्लेख स्वतंत्र अभिलेखों से प्राप्त होता है, मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। नंद वंश के द्वारा गोदावरी घाटी, आंध्र प्रदेश, कलिंग, उड़ीसा, कर्नाटक के कुछ भाग पर कब्जा करने की ओर संकेत करते हैं। यानी कि ये दक्षिण भारत तक विजय अभियान इनका चला, ऐसा इतिहासों में संकेत मिलते हैं। इस वंश के शासकों की राज्य सीमा ब्यास नदी तक फैली थी। अब ब्यास नदी तो जम्मू कश्मीर की तरफ है, ब्यास नदी तो जम्मू कश्मीर की तरफ है, यानी कि ये जो आपका नंद वंश है इसकी सीमा ब्यास नदी तक फैली थी। उनकी सैनिक शक्ति के भय से सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी से आगे से बढ़ने से मना कर दिया। ऐसा माना जा सकता है कि उस समय नंद वंश का शासन था और सिकंदर उस समय लगातार अपनी विजय करता हुआ आगे बढ़ रहा था और सिकंदर की सेना बहुत ही शक्तिशाली थी। आपको पता है कि सिकंदर बहुत ही शक्तिशाली शासक था, आक्रांता था, लेकिन जब वो ब्यास नदी की तरफ आए तो उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो नंद वंश के जो शासक थे या नंद वंश शासन में सेना बहुत ही शक्तिशाली थी, मजबूत थी। दूसरा उसका ये कारण हो सकता है कि हो सकता है सिकंदर बहुत आक्रमण करता हुआ आया, बहुत जगह उसने विजय हासिल की है, ऐसे में उसकी सेना हो सकता है थकावट महसूस कर रही हो या फिर आगे थकावट महसूस कर रही हो और या फिर डर की वजह से आगे नहीं बढ़ी हो। तो दो कारण हैं इसमें। तो नंद वंश के बारे में पढ़ रहे हो सकता है नंद वंश की सेना बहुत ही शक्तिशाली थी, उसके डर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ा। कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की नींव डाली। इंपॉर्टेंट है। अब ये मान चलिएगा कि एक विशाखादत्त रचित मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस एक रचना है जिसके लेखक है विशाखादत्त। कौन है? विशाखादत्त। इन्होंने ये रचना लिखी। इनमें संकेत होता है कि धनानंद के दरबार में एक मंत्री था राक्षस और कौटिल्य चाहता था कि वो राक्षस नाम का जो मंत्री था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री बने और इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा धनानंद का अंत कराया गया तो केवल राजा बदला, बाद बाकी शासन व्यवस्था वही रही। इस वंश में कुल 9 शासक हुए, महापद्मनंद और बारी बारी से राज्य करने वाले उसके 8 पुत्र, यानी कि 9 शासक हो गए। अंतिम शासक इसके धनानंद हुए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इन 2 पीढ़ियों ने 40 वर्ष तक राज्य किया। इन 2 पीढ़ियों ने कितने वर्ष तक राज्य किया? 40 वर्ष तक। इन शासकों को शूद्र माना जाता, पहले ही हम बता चुके हैं, इन शासकों को शूद्र माना जाता, यानी कि निम्न जाति का माना गया है। नंद वंश का संक्षिप्त शासनकाल मौर्य वंश के लंबे शासन के साथ प्रारंभिक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण संक्रमण काल को दर्शाता है। सिकंदर के काल में नंद की सेना में लगभग 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। तो ये उस समय की सबसे शक्तिशाली सेना थी। इसलिए सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि भय की वजह से, क्योंकि अन्य साम्राज्यों में इतनी बड़ी सेना नहीं थी, इसलिए सिकंदर ने उनके ऊपर आक्रमण किया। लेकिन नंद वंश के जो शासक धनानंद था बहुत महाप्रतापी शासक था और युद्ध कला में महारत हासिल थी उसको। महापद्मनंद ने जो निकटवर्ती सभी राजवंशों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है ये, एक तरीके से प्रशासन के हिसाब से पूछा जाता प्रश्न कि महापद्मनंद ने निकटवर्ती सभी राजवंशों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी एवं केंद्रीय शासन की व्यवस्था लागू की। इंपॉर्टेंट है, देखिए सभी राजवंशों को जीतकर विशाल साम्राज्य तो स्थापित किया, लेकिन यहाँ पर क्या किया? केंद्रीय शासन व्यवस्था। जैसे आजकल एक केंद्र और राज्य की अलग सरकार होती है, केंद्र की अलग सरकार होती है, इसलिए केंद्रीय शासन व्यवस्था लागू किया। इसलिए सम्राट महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि महापद्मनंद जो नंद वंश के संस्थापक हैं उनको केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने केंद्रीय शासन व्यवस्था लागू की। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये और है कि जो नंद वंश है वो नाई, जिसको बोलते हैं आज की जाति के अनुसार, नाई जाति से ये लोग बिलोंग करते थे, ऐसा हमारे इतिहासकारों का मानना है। तो पीछे वाले वीडियो, जितने भी पिछले वीडियो हैं उनको देख के नंद वंश के बारे में अगर थोड़ा सा वीडियो ये देख लिया जाए तो यहाँ से जो क्वेश्चन आने की संभावना है उसकी पूर्ति हो जाएगी। और हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले परीक्षाओं में आपको प्रश्न मिलें और मिलेंगे भी, केवल आप मन लगा के पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।